Civil Suit by Himrutra. बहुत सही जगह आ गए तुम। बताऊं क्यों? क्योंकि मैं अब सब्जेक्ट चालू कर रहा तुम्हारे लिए, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम है। आरसीसी, डिजाइन ऑफ आरसीसी एंड प्रीस्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर, डीआरपीसीएस। डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, डीआरसीसी। फर्क नहीं पड़ता, आरसीसी बनाना है ना, मैं सिखाता। कहां पे आए तुम? सही जगह पे। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज ये सीरीज का जो है आरसीसी डिजाइनिंग का पहला लेक्चर है, उसमें मैं कवर करने वाला हूँ बेसिक्स। साइड में लिख के रखे मैंने सारे टॉपिक्स। अच्छा, ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे जैसे कि इधर दिख रहा होगा, आरसीसी मींस व्हाट, लिमिट स्टेट मेथड क्या है, ग्रेड ऑफ कम। मैं थ्योरी नहीं, थ्योरी तो तुम्हारे को समझा के दे दूंगा। मैं थ्योरी ना पढ़ा रहा ना पूरा वो धंधे करता ही नहीं मैं। मेरे को फोकस किसके ऊपर करना है, उन न्यूमेरिकल्स में कौन से कंसेप्ट का काम पड़ेगा। अगर थ्योरी चाहिए तो मस्त जाने का कमेंट सेक्शन में मस्त अंगूठे से टाइपिंग करो। कंप्यूटर या लैपटॉप पे देख रहे होंगे तो कीबोर्ड पे टाइपिंग करो और बताओ कि सर हाँ हमको थ्योरी भी चाहिए। लेकिन मैं वो सब धंधे नहीं करता। सड़ाना थोड़ी है मेरे को तुम लोगों को, उसके लिए बहुत लोग हैं तुम्हारे लाइफ में। तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो कंसेप्ट बताऊंगा जो ये पूरे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स में कवर करना पड़ेगा अपने को। वही टॉपिक्स को, वही कंसेप्ट को करने वाला हूं मैं क्लियर अभी आज इसी लेक्चर में, बेसिक्स में। ठीक है, बने रहो मेरे साथ में। करता मैं बिगिन। सब्जेक्ट है आरसीसी। अब 2 मिनट ध्यान से सुनना। अगर कोई बोले कि आरसीसी बोले तो क्या, तो इसका पूरा नाम रहता रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब तुमको इधर 2 हिस्से देखने मिलेंगे, सीमेंट कंक्रीट और उसको किया गया है रेनफोर्स। रेनफोर्समेंट कभी भी स्टील बार से किया जाता। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तुमको पता होगा कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन। कंक्रीट हमेशा कंप्रेशन में बहुत अच्छा रहता। इसीलिए अपन जब कभी भी कंक्रीट का क्यूब बनाते तो क्यूब को कंप्रेशन के लिए यूटीएम मशीन में टेस्ट करते। अरे बात सही है कि नहीं? लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर स्टील का कोई रॉड है तो उस स्टील के रॉड को भी अपन यूटीएम में टेंशन के लिए टेस्ट करते। अरे बात सही है ना? अब मान लो मैंने चटाई बिछाई। सर चटाई? अबे हाँ, चटाई यानी कि मैंने बनाया एक आधा स्लैब। अब स्लैब के ऊपर लगेगा लोड। अरे बराबर है। और इधर क्या क्रिएट हो जाएंगी? बेंडिंग क्रिएट होगी। क्या क्रिएट हो जाएंगी यहाँ पे? बेंडिंग। अब ऊपर के पार्ट में देखो क्या आ रहा है? कंप्रेशन। लेकिन नीचे के पार्ट में क्या आ रहा है? टेंशन। तो कंप्रेशन के लिए मैंने क्या यूज किया? कंक्रीट। तो टेंशन जहां आ रहा वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? स्टील। अगर मैं स्टील बार्स को कंक्रीट के साथ यूज कर रहा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो उसको बोलते आरसीसी। समझ गए आरसीसी क्या है? क्यों कंक्रीट के साथ स्टील वापर रहा और क्यों स्टील को अपन आगे जाके जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसको अपन एएसटी बोलेंगे। फुल फॉर्म बताता, इट इज एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन बिकॉज स्टील इज गुड इन टेंशन नॉट इन कॉम्प्रेशन। यहाँ अपन कॉम्प्रेशन टेस्ट कर रहे थे, यहाँ टेस्ट कर रहे हैं अपन टेंशन। सिर्फ एक ऐसा मेंबर है जहाँ पे एएसटी को एएसटी यानी स्टील को एएसटी नहीं बोलते, उसको बोला जाता है एएससी, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन। और वो मेंबर रहता कॉलम, क्योंकि पूरा कॉलम बनता ही कॉम्प्रेस होने के लिए है। ऊपर से स्लैब बीम का लोड, नीचे से फुटिंग और जमीन, तो वो क्या हो रहा? कॉम्प्रेस। इसीलिए कॉलम को कॉम्प्रेशन मेंबर बोलते हैं। आगे जाऊंगा मैं, टेंशन मेंबर्स डिजाइन करेंगे, कॉम्प्रेशन मेंबर डिजाइन करेंगे, आरसीसी के सारे मेंबर डिजाइन करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो, आरसीसी क्या रहता? तो अगर मैंने स्टील को कंक्रीट के साथ फ्यूज करके कंस्ट्रक्शन में यूज किया तो उसको बोलते अपन आरसीसी। अब डिजाइनिंग के बहुत तरीके रे। एक रहता वर्किंग स्टेट मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। एक रहता है लिमिट स्टेट मेथड। अपने को जो भी डिजाइनिंग करना है वो मैक्सिमम करना है लिमिट स्टेट मेथड में। बाकी की को मैं अभी साइड में रख रहा। जो कंसेप्ट होना नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं लाऊंगा ना तुम्हारे लिए। ठीक है, फिलहाल मैं बढ़ता किसके साथ? लिमिट स्टेट मेथड क्या है। अब वैसे अगर मैं बोलूं तो लिमिट स्टेट मेथड को एडी लोग यानी कि शॉर्ट फॉर्म में एलएसएम बोलते हैं। और एलएसएम का एक ही बेसिक प्रिंसिपल है, उतना ही प्रिंसिपल ध्यान में रखो क्योंकि वही चीज न्यूमेरिकल के टाइम पे मैं रिपीट करता रहूंगा। क्या रहता है एलएसएम में? एलएसएम ऐसा बोलता कि अगर आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो आने वाले लोड्स को ज्यादा कंसिडर करना और खुद के मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम कंसिडर करना। मान लो कि कहीं पे मुझे बॉक्सिंग के लिए तैयार होना है, यहाँ पे मैं मेरी क्या करने वाला हूँ? प्रैक्टिस करने वाला हूँ। और मुझे पता है मेरे सामने मैच में 2 ओपोनेंट रहने वाले हैं। एग्जाम्पल दे रहा, समझ के लो। 2 ओपोनेंट जो है वो है लोड जो लगने वाला है, मैं जो हूं वो है मेरे मटेरियल की स्ट्रेंथ जो ऑलरेडी है मेरे पास। तो एलएसएम बोलता जब कभी भी आप कोई डिजाइन करेंगे यानी तैयारी करेंगे, ऐसा करना कि आप अपने आने वाले लोड्स को ज्यादा कंसिडर करना। तो तैयारी 2 ओपोनेंट नहीं,
मैं 3 या तो 4 ओपोनेंट के हिसाब से तैयारी करूंगा कि एट ए टाइम अगर 4 से लड़ना पड़ा तो क्या, और उसी टाइम पे अपने खुद के स्ट्रेंथ को कम कंसिडर करना, यानी कि जो भी मेरी स्ट्रेंथ रहेंगी, मान लो मैं अकेले 2 को निपट सकता, लेकिन मैं तब ऐसा समझूंगा 2 को नहीं, मैं सिर्फ 1 को ही हैंडल कर सकता। अगर मैं ये कंसेप्ट मटेरियल्स के साथ यूज करूं, मेरे कंक्रीट और स्टील के साथ, तब अपन बोलेंगे अपन ने जो भी स्ट्रक्चर बनाया वो कौन से मेथड से बनाया, लिमिट स्टेट मेथड से। जितना मैं बोल रहा उतना ही ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल्स मैं तुम्हारे को सारे समझा के देता एकदम इजी टू डाइजेस्ट तरीके में, जस्ट लाइक ड्रिंकिंग अ टेस्टी टैंगी सूप। सूप भी पीना इजी है, बनाना इजी है, हेल्दी है, मैं भी जो बता रहा हूं वो इजी है, सबसे सादी भाषा में यही रहता है इसका मतलब। टेक्निकल अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, बहुत सारी बुक्स है। अगर आपको सड़ना है कि नहीं ऐसा थ्योरी लिखा तो तुम्हारे पास वैसी बहुत लोग हैं सड़ाने के लिए, इसीलिए तो बोल रहा ना कि तुम सही जगह पे है, सिर्फ इतना ध्यान में रखो। आरसीसी बोले तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, कंक्रीट के साथ क्या यूज किया, स्टील। क्यों? क्योंकि कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन एंड स्टील इज गुड इन टेंशन। एलएसएम क्या है, तो मैंने बोला लिमिट स्टेट मेथड है, जिसमें अपने को करना क्या है, अपने को आते हुए लोड्स को ज्यादा पकड़ना है और अपने खुद के मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम पकड़ना है। ये ध्यान में आ गया। अब से जब जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, तब तब मान लो मुझे कोई लोड अगर आ रहा डब्ल्यू का, अभी के लिए लोड को क्या बोला मैंने, डब्ल्यू से इंडिकेट किया, तो इसी लोड को मुझे लिमिट स्टेट के हिसाब से डिजाइंड लोड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डिजाइंड लोड। डिजाइंड लोड के और 2 नाम है, 3 नाम, एक काम झंडूबा। डिजाइन लोड को या तो तुम बोल सकते फैक्टर्ड लोड, या तो इसी को आप बोल सकते अल्टीमेट लोड। तो डिजाइन लोड, फैक्टर्ड लोड या अल्टीमेट लोड एक ही चीज है। डिनोट कैसे करते, उसको डिनोट करते WD से, लोड विच इज डिजाइंड। अब क्या करना है, लोड को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे अपन, जो भी मेरा सादा लोड रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 से, यानी कि अगर लोड लग रहा है 10 का, तो मैं उसको 1.5 गुना कर लूंगा और 15 के लोड के लिए वो पर्टिकुलर मेंबर डिजाइन करूंगा। क्यों? क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड बोलता आते हुए लोड्स को ज्यादा कंसीडर करो और अपने खुद के मटेरियल स्ट्रेंथ को कम। तो अगर मैं सादे W को बोलेंगे अपन वर्किंग लोड, अगर वर्किंग लोड को मैं 1.5 टाइम्स करता हूं तब मुझे WD मिलता, विच स्टैंड्स फॉर डिजाइन लोड यानी कि फैक्टर्ड लोड यानी कि अल्टीमेट लोड। ये समझ गया? 2 कंसेप्ट मैंने इजी इजी बता दिए, देख लेना, ठीक है। आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ रहा, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है लेक्चर, 40-45 मिनट के कॉलेज में लेक्चर रहते तो वहां पे तो सीधा नहीं बैठती, फिर भी ये अभी पहले वार्निंग दे देता। ये जो सब्जेक्ट है आरसीसी का, इसमें न्यूमेरिकल्स लेंदी रहते, बहुत सारे स्टेप्स रहते, बहुत सारे कंसेप्ट रहते, वो लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स को यू लर्न करा सकता मैं। लर्न कर लो, अंडरस्टैंड कर लो, सिर्फ रट्टू तोता न मत बनो, इसीलिए कंसेप्ट पकड़ना। इतना कंसेप्ट समझ गया तुम्हारे को? क्या रहता है वर्किंग लोड, उसको 1.5 गुना करके क्या बना लेते हैं, डिजाइन लोड, फैक्टर्ड लोड, अल्टीमेट लोड। ये जो 1.5 है इसको बोला जाता पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड। अब बाकी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा मैं, इतना ध्यान में रखना। 2 टॉपिक के बाद तीसरे की तरफ बढ़ता। अब अपने को जब कभी भी डिजाइन करना है आरसीसी स्ट्रक्चर, तो अब तुमको भी मालूम है मुझे क्या यूज करना है, मुझे यूज करना है कंक्रीट और मुझे यूज करना है स्टील। तो इन दोनों के क्या मालूम होना तुम्हारे को, ग्रेड्स मालूम होना, अलग अलग क्लासेस के मटेरियल रहते। तो मैं अब तुमको बताऊंगा क्या रहते ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, काहे से डिनोट करते, क्या उनकी वैल्यूज रहती, और क्या रहते ग्रेड्स ऑफ स्टील, काहे से डिनोट करते और उनकी वैल्यूज क्या रहती। इधर सुन लो, अगर मैंने यहां लिखा कि मैं बोलता हूं ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, तो इसको डिनोट किया जाता FCK से। FCK का पूरा नाम बता रहा, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। लेकिन अब से कंक्रीट के ग्रेड को क्या बोला है न्यूमेरिकल में, FCK। बात खत्म। कोई अगर इंटरव्यू में पूछता है तो ध्यान से सुनना है, FCK का मतलब रहता कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी वो पर्टिकुलर ग्रेड कैरेक्टरिस्टिकली यानी उसकी आदत के हिसाब से कितनी ताकत देता, बराबर। अब कंक्रीट के अलग अलग ग्रेड्स रहते स्टार्टिंग फ्रॉम M5 से, लेकिन अपने को जो न्यूमेरिकल्स में है सिलेबस में, वो M10, M15, M20, M25, M30 यहां तक ही अपन जनरली मटेरियल्स यूज करते जो मेंबर्स की डिजाइन आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में क्या है, स्लैब है, बीम है, कॉलम है, फुटिंग है। यही जो ढांचा बनता उसको बोलते हैं अपन आरसीसी मेंबर्स का फ्रेमवर्क।
वही सिलेबस में आपके है, उतना मैं सारा सिखाऊंगा। कोई और टॉपिक है क्या सर, है तुम्हारे पास, भेज देना मुझको, वो भी सिखाऊंगा। भेजना कैसे सर, कमेंट सेक्शन में बोलना सर ये वाला सिखा दो ना, है नीचे कमेंट सेक्शन। तो मैं था मुद्दे पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट के, मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट को कैसे डिनोट करते हैं, एफसी के। अब एफसी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, काहे में गिनते हैं उसको, तो एफसीके को मेजर किया जाता न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, यानी 1 mm बाय 1 mm का अगर मैंने बनाया, उसके ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स वो सहन कर सकता। ठीक है, तो अगर M10 है तो इसके लिए एफसीके का वैल्यू हो जाएगा 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये 10 इंडिकेट करता है उस ग्रेड की ताकत, और M ये जो है ये इंडिकेट करता मिक्स ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट के मिक्सचर का जो M है वो है ये M, समझे। इस हिसाब से ग्रेड के नाम है M10, यानी मिक्स 10, जो कितने की ताकत देगा, 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगर आप 28 डेज के लिए वो क्यूब बनाते हैं, पानी में उसको क्यूरिंग करते हैं और फिर देखते हैं, तो ये 28 डेज के बाद की स्ट्रेंथ है। M15 अगर 10 ने 10 की दिया तो M15 कितने की स्ट्रेंथ देगा, 15 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। M20 कितने की देगा, तो उसका एफसीके लिख लेता 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। वैसे ही M25 देगा 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और M30 देगा 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सर इतने ही ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहते क्या, बिल्कुल नहीं, कंक्रीट के ग्रेड्स और रहते 75 तक के, तो अपन उसको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में गिनते, 5 से बढ़ाते जाना, 30 है 35, 40, 45, 50 एंड सो। लेकिन अपने को फिलहाल इस सब्जेक्ट में 10 से 30 तक का काम है, मैंने उतना बता दिया। क्या बता दिया मैंने तुमको, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। अब बढ़ता आगे, अब क्या बताना मैं तुम्हारे को, ग्रेड्स ऑफ स्टील। ये लिखा है यहां पे मैंने, ग्रेड्स ऑफ स्टील। इसकी जो भी ताकत रहेंगी स्टील के ग्रेड की, डिनोट करते इसको एफ वाई से। अब जैसे मैंने एफसीके का नाम बताया था, कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट इज गुड इन कॉम्प्रेशन, वैसे एफ वाई का नाम भी बता देता, कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। टेंशन में कितना वो स्टील ताकत देगा, ये भी ताकत है, तो इसको भी गिनेंगे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में ही। अच्छा, जब स्टील के ग्रेड क्वेश्चन में आते ना, तो उनके कभी कभी साले नाम वापरते, ये माइल्ड स्टील वाज यूज्ड, डिजाइनर मेंबर सकता है, माइल्ड स्टील बोल देंगे, HYSD स्टील बोल देंगे, TMT बोल देंगे, ये सब क्या रहता। तो यहाँ पे सुनो, सारी चीजें यही यही क्लियर करता। 3 ही ग्रेड है स्टील के जो अपन आरसीसी में यूज करने वाले। पहला ग्रेड है Fe 250। सर Fe, हाँ, क्योंकि ये केमिकल नेम है स्टील का, लोहे का, और लोहे को अपन बोलते हैं फेरस, तो फेरस के Fe पर से अपन ने लिया उसके ग्रेड का नेमिंग, Fe 250। इसी का नाम माइल्ड स्टील भी रहता, तो अगर क्वेश्चन में आता है यूज माइल्ड स्टील, तो आपको यूज करना पड़ेगा Fe 250। कितने की ताकत देता, तो मैं लिख देता ये स्टील Fy अपने को देगा कितने की, 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ। एक दूसरा ग्रेड रहता जिसको बोलते हैं Fe 415, और एक तीसरा ग्रेड रहता जिसको बोलते हैं Fe 500। ये दोनों ग्रेड्स ऑफ स्टील TMT बार के टाइप्स हैं। TMT थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार्स, TMT सरिये। अरे एडवर्टाइज तो देखी होंगी, घर तो यही TMT से वापरेंगे अपन, यही TMT से बनाएंगे। तो ये जो TMT है वो थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड है, इनको कास्ट करते टाइम पे ट्विस्टिंग दी जाती, और वही ट्विस्टिंग के कारण तुम देखते हैं कि इनके आउटर सरफेस पे इस तरीके की रिजेस रहती। ये रिजेस कंक्रीट में जाके ग्रिप पकड़ती, जिससे कंक्रीट कड़क होने के बाद, मान लो तुमने बीम बनाया, बीम कड़क हो गया, तो मैं एक अंधा बार सटका के घर पे नहीं लेके जा सकता। वो ग्रिप के लिए अपन इस तरीके से उसको टॉर्शन प्रोवाइड करते। तो अब ध्यान से सुनना, जैसे Fe 250 का नाम था माइल्ड स्टील, तो Fe 415 का नाम रहता HYSD स्टील, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील। कितने की ताकत देता होगा, तो अगर 250 ने 250 की दी तो 415 देता है, 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की स्ट्रेंथ। और Fe 500 को ही कई बार टॉर स्टील भी बोलते, ये कितने की ताकत देता है, 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की। क्या बताया मैंने अभी तुमको, मैंने तुमको बता दिए कंक्रीट के ग्रेड्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, स्टील के ग्रेड्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है,
इतने का ही काम है न्यूमेरिकल के टाइम पे। आरसीसी बता चुका, एलएसएन क्या रहता बता चुका, ग्रेड ऑफ कंक्रीट बता चुका, ग्रेड ऑफ स्टील बता चुका। आगे बढ़ रहा, ध्यान से सुनना। अब मुझे देखना है क्या रहता है इफेक्टिव डेप्थ और क्या रहता है इफेक्टिव कवर। इमेजिन करो मैंने कोई मेंबर बनाया, वो स्लैब रह सकता है या बीम रह सकता है। ये अगर बीम है इस तरीके का, मान लो सिंपल सपोर्ट्स पे है, अगर लोडिंग लगी तो बीम इस प्रकार से ही बेंड होगा ना, ये तो तुमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ा ही होगा। अगर इस प्रकार से बीम होता है बेंड, तो ऊपर के पार्ट में क्या क्रिएट हो रहा, कॉम्प्रेशन, और नीचे के पार्ट में क्या क्रिएट हो रहा, टेंशन। टेंशन में ही कौन अच्छा रहता, सही बोला, स्टील। इसीलिए जनरली बार्स अपन नीचे की तरफ प्रोवाइड करते। डायग्राम समझ में आई? मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा क्योंकि ये देखो कंटिन्यूटी का सिंबल डालता है, मेरे को नहीं बताना कितना लंबा मेंबर है, आपसे इतना समझ के लो कि एक मेंबर है और उस मेंबर में मैंने क्या यूज किए हुए हैं, स्टील के बार्स। अब अगर ये स्टील के बार के सेंटर तक, कहां तक बोल रहा हूं मैं, बार के सेंटर तक, टॉप फाइबर से डिस्टेंस अगर मैंने लिया, द डिस्टेंस फ्रॉम टॉप फाइबर टू द सेंटर ऑफ स्टील बार, यही डेप्थ को बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव डेप्थ। कहां से कहां तक का डिस्टेंस रहता, टॉप फाइबर से बार के सेंटर तक। और बार के सेंटर से एकदम नीचे तक की जो भी अपन कंक्रीट नीचे भी प्रोवाइड करेंगे, तो इसको बोलेंगे अपन इफेक्टिव कवर। क्या बोलते हैं इसको अपन, इफेक्टिव कवर। अगर सिर्फ बार के नीचे से नीचे तक का डिस्टेंस गिनूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा सादा कवर। लेकिन अगर वो कवर में आधा नीचे का डायमीटर ऑफ बार भी मैंने कैलकुलेट किया है, देन दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव कवर। जब कभी भी टॉप फाइबर से बॉटम फाइबर तक के पूरी 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 गहराई अगर मैंने गिन ली, तो इस पूरी डेप्थ को बोलते हैं अपन ओवरऑल डेप्थ। क्या बोलते हैं अपन उसको, ओवरऑल डेप्थ। ये कंसेप्ट समझ गया? अब अगर मान लो किसी जगह पे मुझे बोला कि मुझे कैलकुलेट करना है ओवरऑल डेप्थ, यानी कि कैपिटल डी, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, स्मॉल डी, और फिर क्या ऐड करना पड़ेगा, इफेक्टिव कवर। इसीलिए अपन लिखते हैं स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव कवर। सर अगर इफेक्टिव कवर नहीं है, सादा कवर है, तो वो केस में फॉर्मूला थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आपको अगर कैपिटल डी निकालना है तो आप लिख सकते हैं स्मॉल डी यहां तक का प्लस ये आधा बार, यानी कि बार के डायमीटर का आधा, प्लस जो भी सादा वाला कवर दिया हुआ है वो। तो या तो आप लिखो स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव कवर, या तो आप लिख सकते हैं स्मॉल डी प्लस 5/2 प्लस कवर। है कि नहीं? मैं दो इसलिए बता रहा ना क्योंकि है वो कुछ कॉलेज में, सर हमारे कॉलेज में तो ऐसे ही सिखाया है और तुम तो वो 5/2 ले ही नहीं रहे, इसलिए पहले बता दे रहा, जब कभी भी अज्यूम करना ना, इफेक्टिव कवर डायरेक्टली अज्यूम कर लेना। क्योंकि बीम बनाते टाइम पे, कोई भी चीज बनाते टाइम पे पहले थोड़ी ना स्किल पता चल जाता है कि नहीं? मान लो मैंने 10 mm के बार लेकर के कैलकुलेट किया और बाद में मुझे 12 के बार डालने पड़ रहे, तो इसीलिए अपन जनरली क्या अज्यूम कर लिया करेंगे, इफेक्टिव कवर अज्यूम कर लिया करेंगे। देखो सिखाने का तरीका हर एक का अलग है, तुम मेरे स्टेप्स अगर फॉलो करेंगी, मैं गारंटी देता कि तुम्हारे मार्क्स आएंगे। ये नहीं बोल रहा कि तुम बिल्कुल ही मैं मोदी गलत सिखा रहा और बाकी के भी गलत सिखा रहे, नहीं, सिखाने का हर एक का तरीका अलग रहता। तुम यहाँ आए इसलिए ना, मैं क्यों बोल रहा, तारीफ कर रहा तुम्हारी बार बार, इजी टू डाइजेस्ट है, मैं फालतू की चीजें बता ही रहनी, जितना काम है उतना ही। तो टॉप फाइबर से बार के सेंटर तक के डेप्थ लिया तो इफेक्टिव डेप्थ, बार के सेंटर से नीचे तक के लिया तो इफेक्टिव कवर, सिर्फ नीचे नीचे का लिया तो कवर, और पूरी पूरी डेप्थ अगर मैंने लिया तो ओवरऑल डेप्थ। मैंने तुमको बता दिया क्या रहता है इफेक्टिव डेप्थ, क्या रहता है इफेक्टिव कवर। साइड में देख रहा ना, करता रहा। अब आगे मैं तुमको बताने वाला हूं कवर डायग्राम, पहले बना लेता। देखा? अब देखो 2 मिनट ध्यान से। हर स्ट्रक्चर का एक ही पैटर्न रहता और वो पैटर्न ऐसा रहता कि सबसे ऊपर क्या रहेगा, स्लैब। स्लैब किसके ऊपर सपोर्टेड रहेगा, बीम्स के। फिर बीम अपना पूरा लोड किसके ऊपर देंगे, कॉलम्स के ऊपर, और कॉलम्स वो लोड किसको देगा, फुटिंग को। फुटिंग के बाद वो लोड जनरली आजू बाजू के सॉइल स्ट्रेटा पे हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। अरे समझ में आ रहा ना? यही फ्रेमवर्क को बोलते हैं आरसीसी फ्रेमवर्क। यही तुम्हारे सिलेबस में भी है। स्लैब बनाने हैं उसके सारे टाइप्स, बीम बनाने हैं उसके सारे टाइप्स, कॉलम बनाने हैं उसके सारे टाइप्स, और बनाना है फुटिंग उसके सारे टाइप्स। सही जगह पे ना? तो मैं हूं ना, मैं एंड तक लेके चलूंगा तुम्हारे को साथ में। इधर सुनो, अब मैं क्या बताने वाला हूं यहाँ पे, मैंने तुमको बोल दिया कि ये जो मैं बता रहा वो तुमको बता रहा हूं मैं कवर डायग्राम। तो यहाँ पे लिख लेता मैं कवर डायग्राम।
एज सच ये कहीं पर रहता नहीं यार, लेकिन मैं मालूम है क्या, मैं तुम्हारे ईज ऑफ कन्वीनियंस के लिए एक ही बार में बता दे रहा। तुमको करना क्या है, ये लेक्चर देखने के बाद में अपने रजिस्टर पे इंडेक्स पेज होगा, कुछ भी होगा, वहां पे डायग्राम बना लेना, और एग्जाम के लिए क्या इफेक्टिव कवर की वैल्यूज रहती है वो तुम्हारे को ध्यान में रहेंगी। अब एक चीज सुनो यहाँ पे ध्यान से, जब भी लोड लगते हुए आता, मान लो लोड सबसे पहले कहां लगा, स्लैब पे, फिर लगेगा बीम पे, फिर लगेगा कॉलम पे, फिर लगेगा फुटिंग पे। अब जैसे जैसे आप नीचे आते रहेंगे स्ट्रक्चर में, स्लैब के ऊपर लोड लगा तो स्लैब कंप्रेस हो रहा, लेकिन वो तो सबसे ऊपर का मेंबर है। स्लैब का लोड और लगा हुआ लोड फिर बीम के ऊपर आ रहा। जब कॉलम पे आएगा तो स्लैब का भी लोड आ रहा, बीम का भी लोड आ रहा, ऊपर का लगा हुआ लोड भी कॉलम पे आ रहा, और सबसे खराब नसीब किसका रहता है, फुटिंग का, क्योंकि पूरे पूरे स्ट्रक्चर का लोड उसके ऊपर आता। नीचे तो सॉइल है, तो जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर में नीचे आना चालू होते तो कॉम्प्रेशन बढ़ता। क्या बढ़ता, कॉम्प्रेशन। जितना कॉम्प्रेशन स्लैब में नहीं हो रहा उससे ज्यादा कॉम्प्रेशन बीम का हो रहा होगा, जितना स्लैब और बीम का कॉम्प्रेशन नहीं हो रहा उससे ज्यादा कॉलम का हो रहा होगा, और सबसे ज्यादा कॉम्प्रेशन किसका होता है, फुटिंग का। कॉम्प्रेशन में कौन अच्छा है, मैंने बोला था कंक्रीट। इसीलिए नीचे आते आते कवर की वैल्यूज बढ़ जाती। कैसे बढ़ती, इधर सुन। अगर स्लैब है तो इसके लिए अज्यूम करना आपसे इफेक्टिव कवर कितने से कितने का, 15 mm टू 30 mm, इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के टाइम में ये चीज पे एम्फेसिस दूंगा कि कितनी जनरली लेना चाहिए, लेकिन आप ऐसा ध्यान में रखो, जब बीम के लिए आता तो बीम के लिए इफेक्टिव कवर की वैल्यू हो जाती है 20 mm से लेकर के 40 mm तक के, इतना कवर सफिशिएंट है बीम के लिए। कॉलम्स की जब बात आती है तो कॉलम्स के लिए इफेक्टिव कवर की वैल्यूज अपन जनरली अज्यूम करेंगे फ्रॉम 30 mm टू 60 mm, और वहीं पे फुटिंग जहां मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा, इसके लिए इफेक्टिव कवर की वैल्यूज अपन अज्यूम कर लेंगे 40 mm से लेकर के 100 mm तक की। एक शून्य ज्यादा चाहिए था वहां, 100 mm तक के, तो 40 से 80 जनरली रहता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा इन केस अगर वो फुटिंग कंबाइंड है, तो बताऊंगा मैं आगे जाके। तो ये है तुम्हारा कवर डायग्राम। थोड़ा साइड में हो जाता, पॉज करने का, बना लेने का, ठीक है। अब ये भी चीज मैंने तुमको बता दी। अब एक लॉजिक समझो डिजाइनिंग के पीछे का, वो मैं आज भी बता रहा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊंगा टू वे स्लैब या वन वे, जो बोलो आप यार। वो टू वे स्लैब मैं जनरली बिगिन करूंगा टू वे स्लैब के साथ में, तो मैं बताऊंगा क्या रहता है, कैसा रहता है, क्यों करते हैं। तो अब सुनो, कवर डायग्राम के बाद में क्या बता रहा मैं, लोडिंग मेथोडोलॉजी बता रहा, और मैं बता रहा मोमेंट क्रिएशन। लोडिंग की जब मैंने बात की तो मैंने बोला अपन कोई भी चीज काहे में डिजाइन कर रहे हैं, एलएसएम में डिजाइन कर रहे हैं। क्या बोला था एलएसएम की मेथोडोलॉजी ने, कि आते हुए लोड्स को ज्यादा कंसिडर करना और खुद के मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम कंसिडर करना। लोड में मैंने बोला कि एक रहता है जिसको बोलते हैं वर्किंग लोड डिनोटेड बाय डब्ल्यू, और उसी लोड को अगर मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन जाता है तुम्हारा फैक्टर्ड लोड, यानी कि WD। अब यही फैक्टर्ड लोड के दो और नाम भी बताए थे मैंने, क्या थे, या तो उसको बोल लो फैक्टर्ड लोड, या तो डिजाइन लोड, या तो उसी को बोलते अल्टीमेट लोड। तीन नाम एक अच्छा। अब मेथोडोलॉजी ये है कि कैसे मोमेंट क्रिएट होता और वो मोमेंट क्या करता। 2 मिनट के लिए इमेजिन करना, स्लैब लो या बीम लो या कॉलम लो या फुटिंग लो, मैं बेसिक कंसेप्ट बता देता। अगर मैंने बनाया ऐसा कोई भी एक चीज, इमेजिन कर लो तुम्हारा रजिस्टर ही मैंने हाथ में लेके रखा, और उसके बीचों बीच में लगाया मैंने ताकत से लोड। लोड लगने के बाद क्या होगा, इसमें बेंडिंग आ जाएगी। क्या आ जाएंगी, बेंडिंग। और जहां बेंडिंग आती यानी कि वहां पे उसी मोमेंट पे क्या क्रिएट हो गया, मोमेंट। उसी टाइम पे जैसे लोड लगा और बेंडिंग आई, तो बेंडिंग के साथ ही तुम्हारे मोमेंट क्रिएट हो जाते। ये है लोडिंग मेथोडोलॉजी और मोमेंट क्रिएशन। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना कि हमेशा सबसे पहले क्या लगना चाहिए, लोड। फिर लोड के बाद क्या क्रिएट होती, बेंडिंग, और वही बेंडिंग में साथ में उसी को बोलते हैं अपन, क्या क्रिएट हो गए, अपने मोमेंट्स क्रिएट हुए। जब कभी भी डिजाइनिंग करेंगे अगर लोड नहीं लगा है तो मोमेंट्स क्रिएट होते नहीं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। बस इतना सही था, उसमें को इतना ही बताना था, क्योंकि जब मैं स्टेप्स लेके आऊंगा तुमको पता चल जाएगा ये सबके पीछे का कारण क्या है। तुमको बस रेगुलर बने रहना है। लास्ट मैं बता रहा तुम्हारे को कितने टाइप के मूवमेंट रहते। क्या बोला मैंने अभी, सबसे पहले क्या लगेगा, लोड। लोड की वजह से क्या क्रिएट होंगी,
बेंडिंग, और वही बेंडिंग के दौरान तुम्हारे मोमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। अब ये जो मोमेंट्स है ये दो टाइप के रह सकते हैं। एक जो लोड की वजह से क्रिएट हुए, यानी कि मैं लिखता ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, इसके वजह से क्रिएट हुए मोमेंट्स को अपन एमयू यानी कि अल्टीमेट मोमेंट या तो एमडी यानी कि डिजाइन मोमेंट ऐसा भी बोलते हैं। एक दूसरे मोमेंट्स रहते हैं जो मटेरियल की स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड रहते हैं, विच आर बेस्ड ऑन मटेरियल स्ट्रेंथ। जनरली कौन से मटेरियल के रहे? एफई, एफई यानी कि स्टील। तीन ही टाइप के, तीन ही ग्रेड के स्टील थे। कौन से? एफई 250, 415, 500। तो उसके ऊपर से बेस्ड ऑन मटेरियल की स्ट्रेंथ मोमेंट्स अपन डिफाइन करते। इन मोमेंट्स को कहा जाता एमयू लिमिट, और पूरा नाम अगर कोई मुझसे पूछेगा तो उसको बोलेंगे अपन ये रहते लिमिटिंग मोमेंट्स। क्या फर्क है ये मोमेंट और वो मोमेंट में? अगर लोड लगा, कोई चीज हो गई बेंड, तो वहां क्रिएट हो गए मोमेंट, बात सही है। लेकिन थेरोटिकली अगर मैं कोई स्टील यूज कर रहा, मुझे मालूम होना चाहिए कि वो मटेरियल की बेंड होने की कितने की लिमिट है। वो मोमेंट जिस पे उसके आगे अगर मोमेंट लगा तो तुम्हारा मेंबर फेल होगा, बस लिमिट हो गई उसकी, इससे ज्यादा मोमेंट नहीं सहन कर पाएगा। ऐसे लिमिटिंग वैल्यू वाले मोमेंट को ही लिमिटिंग मोमेंट यानी कि एमयू लिमिट बोलते हैं। मैंने अभी बोला काय के ऊपर डिपेंड करते हैं लिमिटिंग मोमेंट्स? दे आर बेस्ड ऑन मटेरियल स्ट्रेंथ यानी कि स्टील के स्ट्रेंथ के ऊपर, और स्टील के स्ट्रेंथ के हिसाब से ही तीन स्टील के ग्रेड, तीनों के लिए उसके फॉर्मूले, फॉर्मूले में बता देता। पहला है एमयू लिमिट का फॉर्मूला, दूसरा भी है एमयू लिमिट का फॉर्मूला, अब उसी के फॉर्मूले बता रहा ना, और तीसरा है एमयू लिमिट का ही फॉर्मूला। फॉर्मूले ध्यान से सुनना, 0.148 FCK B D स्क्वायर, 0.138 बाकी का सेम FCK B D स्क्वायर, और 0.133 बाकी का सेम FCK B D स्क्वायर। कौन से ग्रेड के लिए कौन सा था? तो Fe 250 के लिए एमयू लिमिट का फॉर्मूला है 0.148, Fe 415 के लिए फॉर्मूला है 0.138 FCKBD स्क्वायर, और Fe 500 के लिए फॉर्मूला है 0.133 FCKBD स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले में 148, 138, 0.133 ये तो आंकड़े ही है, नंबर्स ही है ना। FCK में बता चुका, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, अरे बराबर है। B रहता है विड्थ और D रहता है इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल डी है। कैपिटल डी है क्या? कैपिटल डी रहता तो क्या रहता था? ओवरऑल डेप्थ। यानी कि अगर मैं स्ट्रेंथ देख रहा स्टील की या तो स्ट्रेंथ देख रहा कंक्रीट की, तो मटेरियल के स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड एमयू लिमिट की वैल्यूज रहती। स्टील का ग्रेड, कंक्रीट का, स्टील का ग्रेड, कंक्रीट का, स्टील का ग्रेड और कंक्रीट का। समझ में आया? तो ये क्या बता दिया मैंने तुमको? टाइप्स ऑफ मोमेंट्स एंड फॉर्मूले। ये था लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने जितना मेरे को न्यूमेरिकल के लिए चाहिए उतना बेसिक कवर किया है। जब भी कोई टॉपिक चालू करूंगा वापस से वो पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिक लूंगा, ये नहीं हर बार रिपीट करने वाला। इसलिए इसको देख के रखो, सेव डाउनलोड करके रखो, शेयर करो। एक चीज और, अगले लेक्चर में डायरेक्ट अपन बिगिन करेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में। मैं तो बोल चुका 2S लैब, तो बने रहने का। मैं आता, मिलते सिविल सूट पे।